हेलो, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ आपने तनुज बिरुआ भाई को देख रहे हो आप। झारखंड से हैं, वॉइस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स के लिए लिखते हैं, मैदान पर जाकर कवर करते हैं मैचेस, प्लेयर्स से इंटरेक्शन रहता है। हॉकी के मतलब आप सीधे तौर पर कहो, मुझे इनके थ्रेड्स बहुत पसंद आए, इनके ट्वीट्स बहुत पसंद आए। हम दोनों एक दूसरे को अभी जाने हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। मैंने इनको पहले फॉलो किया, उसके बाद इनको मैसेज भेजा, और उसके बाद मैंने हमारी बातचीत कुछ शुरू हुई इंडियन हॉकी को लेकर के। और मैंने बिल्कुल एक जैसे जैसे आप लोगों की जितनी जानकारी है, मेरी भी उतनी जानकारी ही है। कल जो मैंने इमोशंस देखे, मुझे बहुत जबरदस्त लगा। आज से 2 साल पहले जब इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाहर हुई थी, तब भी थोड़ा सा इमोशन फील हुआ था। और उससे पहले जब हमने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तब भी इमोशन फील हुआ था। लेकिन कल एक अलग तरह का इमोशन था। कर्टसी पीआर सृजेश, कर्टसी गुरजंत, कर्टसी हरमनप्रीत, कर्टसी मनप्रीत, मतलब सब कोई सबके नाम लेना संभव नहीं है। बट जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे नाम जिनको लेकर के कल इंडिया ने सेलिब्रेट किया। अब एक दिन आने वाला है जिसमें हमें सेमीफाइनल खेलना है। जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना का मुकाबला होना था, जिससे ये तय होना था कि कौन सेमीफाइनलिस्ट हमारे सामने आएगा। जर्मनी फाइनल हो चुकी है। जर्मनी वही टीम है जिसको हमने टोक्यो में हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जर्मनी वो टीम भी है जो विश्व विजेता है, और जर्मनी वो टीम भी है जो आपको एक कड़ी टक्कर दे सकती है। तो इससे ज्यादा मेरे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो छोटी मोटी जानकारी मेरे पास है, वो मैं सवालों के जरिए तनुज भाई के सामने रखूंगा। तनुज भाई, थैंक यू सो मच मैसेज रिक्वेस्ट देखने के लिए, बातचीत करने के लिए, और सुबह से जो भी हमारी बातचीत हुई है या कल आपने जो भी बातचीत करी उसके बारे में। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है इस मुकाबले को लेकर? एक एक ओवरऑल थोड़ा सा ड्रॉ करिए कुछ पिक्चर की भाई। इंडिया वर्सेस जर्मनी, इंडिया का जो सफर रहा है, जर्मनी का जो सफर रहा है। इंडिया एक मैच हारा था बेल्जियम के अगेंस्ट, बेल्जियम बाहर हो चुकी है। ये एक अपने आप में एक शॉकर है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बेल्जियम की टीम दुनिया में इस समय पर सबसे बढ़िया टीम है। लेकिन ऑब्वियसली कई बार आप मैचेस के लिहाज से उनको नहीं जस्टिफाई कर पाते। आप एक पिक्चर ड्रॉ करिए, अगर थोड़ा सा आप कर पाए, कि क्या से देख रहे हो इंडिया वर्सेस जर्मनी को। So thank you, Rohit, for giving me an opportunity. So ऑल योर्स। this is a good okay. So आपने नोटिस किया होगा कि we cannot take every game for granted. या आप ये नहीं कह सकते कि आयरलैंड इज द वीकेस्ट टीम ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें उन्हें 5-0 हराना चाहिए, या एवरी गेम इज डिफिकल्ट राइट नाउ ना। जैसे कि आपने फर्स्ट गेम से नोटिस किया होगा, न्यूजीलैंड उन्होंने बहुत प्रेशर डाला था जी। इंडिया पे। उसमें उसमें इंडियन मिडफील्डर हार्दिक सिंह और मनप्रीत का इन्फ्लुएंस कम ही कर दिया था। तो उसमें इंडिया बहुत सफर किया उस गेम में। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा आयरलैंड आयरलैंड उन्होंने बहुत प्रॉब्लम कॉज किया। उन्होंने 10 पेनल्टी कॉर्नर्स बनाए थे। लेकिन ऐसे 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 लगता है कि गेम इज डिफिकल्ट ना, राइट? आप ये नहीं कह सकते कि दिस गेम इज इजी। फिर उसके बाद जी, आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ स्कोर लाइन हाँ देखकर आप ये नहीं कह सकते कि आप आसानी से जीत गए हो। 2-0 की स्कोर हाँ लाइन है तो मजे से जीत गए होंगे। हाँ उसके बीच में जिसने गेम 4 क्वार्टर्स देखे हैं, उनको ये पता होगा कि भाई क्या क्या इन बिटवीन होता रहा, कब कब दिल की धड़कनें ऊपर गई, कब कब हमने हाथ जोड़े, कब कब प्रार्थनाएं की। वो सारी चीजें भी तो समझ में आनी हाँ। बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब अगर आप इंडिया का बिल्डअप देखते हो, इंडिया ने हम्म। फर्स्ट 3 गेम न्यूजीलैंड के साथ खेला, फिर आयरलैंड के साथ खेला और अर्जेंटीना के साथ खेला। तीनों टफ गेम थे। देखो जो हम्म। अर्जेंटीना थी, बॉक्स सर्कल में घुसने नहीं दिया, ड्रिबल करने नहीं दिया। इंडिया को बहुत सफर किया था। फिर उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी बनाया था, वो भी इंडिया की गलती थी ना, बॉक्स में गलती थी। उन्होंने कैपिटलाइज किया था। फिर उन्होंने गोल भी कर दिया था। उसके बाद इंडिया ने फेस में बहुत सफर किया। फिर उसके हम्म। उसके बाद नेक्स्ट ओवर, नहीं सॉरी, सॉरी सॉरी नहीं नहीं नहीं, करेक्ट बोल सकते। अर्जेंटीना के बाद हमने बेल्जियम के साथ खेला। हाँ नहीं, अर्जेंटीना के बाद हमने हाँ बेल्जियम के साथ ही हाँ। खेला था। उसमें इंडिया ने प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दिया था, आपने देखा होगा तो। हाँ। उसमें इंडिया ने हाँ, अडेप्ट अच्छा हार किया गए था। हम। इकलौता मैच जो हम हारे हैं हाँ, वो वही है। हाँ। उसमें इंडिया ने पासेस अच्छा किया था, गेम को कंट्रोल किया था। और इंडिया के आपको आपको तो पता ही होगा, अभिषेक अभिषेक सिंह उन्होंने अच्छा जी जी। परफॉर्मेंस दिया था। उन्होंने बेल्जियम के कैप्टन को से बॉल छीना था और किया था। लेकिन उसमें भी इंडिया अपनी गलती से हार गया, क्योंकि थोड़ा ऐसा सिचुएशन था जिसमें हम रिएक्ट नहीं कर सकते हैं।
और उसमें उन्होंने कैपिटलाइज किया था। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें प्रिया श्रीजस की गलती है। इट वाज इट वाज अनफॉर्चुनेट। उसके बाद हमने उसमें इंडिया ने 4 पॉइंट की कॉर्नर कंसीड किया एज कम्पेयर टू 10 अगेंस्ट आयरलैंड। इसमें इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दिया था। तो आप कह नहीं सकते कि एवरी गेम इज इजी। इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया, लेकिन आयरलैंड से डोमिनेट हो गए। गेट बिटन आया, उसमें इंडिया ने अमित रोहित दास को लूज किया, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि उसमें अमित रोहित दास की गलती थी एंड इट वाज अ जस्टिफाइड डिसीजन। आप किसी आपको सही लगा फैसला? क्योंकि डिबेटेबल है, बहुत ज्यादा डिबेटेबल हो रहा था। दिलीप तिर्की साहब को सुन रहा था मैं, वो भी कह रहे थे कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर होना चाहिए रेफरिंग का। अब क्या होता है, मतलब देखो ये होता है कि इंटेंशनल स्टिक अगर आप ऊपर करते हो और ऐसा लगता है रेफरी को बार बार देखकर, और देखो जो फील्ड रेफरी था उसने सीधे तौर पर, मतलब जो रेफरी था सिंपल तौर पर, वो शायद येलो कार्ड दे रहा था, जो मैंने बाद में पढ़ी भी चीजें, वो येलो कार्ड दे रहा था। उसे टीवी अंपायर ने कहा नो दिस इज अ क्लियर कट रेड कार्ड। तो जब आप स्टिक इंटेंशनली आगे ला रहे हो किसी खिलाड़ी के, और अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इंजरी हो सकती थी, खतरनाक हो सकता था प्लेयर के लिए, तब आप रेड कार्ड देते हो। अदरवाइज फुटबॉल से काफी ज्यादा हॉकी में रेड कार्ड बहुत जल्दी दिखता नहीं है। फुटबॉल में जितनी जल्दी दिख जाता है, हॉकी में यू हैव 2 येलो कार्ड्स, 1 for 5 minutes, 1 for 10 minutes, एंड देन बिफोर दैट यू हैव अ ग्रीन कार्ड आल्सो। हाँ, एक ग्रीन कार्ड भी होता है। तो आप बोल रहे हो लेकिन कि सही मिला, जो अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिला वो सही दिया गया, क्योंकि उसके नोस्ट्रिल उसको आइस से कांटेक्ट किया ना उससे, so it is an offense। आप ये नहीं कह सकते। तो आपको प्लेयर को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉकी एक सेंसिटिव स्पोर्ट्स है। उसमें आपको प्लेयर के राइट को सेफ गार्ड करना पड़ता है। जैसे कि आप स्टिक टैकल करोगे तो आप पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर सकते हो। आप थोड़ा प्लेयर को टैकल करोगे तो फाउल होता ही है। अगर आप प्लेयर्स को थोड़ा कपड़े शर्ट पुल करोगे तो पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर सकते हो। यह सेंसिटिव स्पोर्ट है, तो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, तो आपको प्लेयर के राइट को बचाना पड़ता है। सो इट वाज अ फेयर डिसीजन तो अकॉर्डिंग टू मी। इट कैन बी सब्जेक्टिव टू अनदर्स, तो डिपेंड करेगा ना। मुझे फेयर लगा। जी 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 जी। हाँ, लेकिन अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया वाला गेम, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में ऐसा क्या किया हमने कि हमने वो जो 50 सालों में नहीं किया था वो यहाँ कर दिया? क्या क्या पॉइंट्स थे उसमें, इंडिया ने क्या बेहतर किया? क्योंकि अगर आप इन दोनों गेम्स को दो अलग अलग हिस्सों में बांटो, जो हमने यहाँ पर जो हमने जीत हासिल की ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट, और जो हमने जीत हासिल की आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, यहाँ हम कंप्लीटली डिफेंसिव ताकत की वजह से जीते हैं। डिफेंसिवली हम बहुत ही टैक्टिकली एक मास्टर क्लास थी फुलटन साहब की, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम बहुत ज्यादा ऑफेंसिव थे। तो ये इसे कह सकते हो आप स्टोरी ऑफ टू हाफ्स फॉर इंडिया। एट वन साइड दे वर वेरी मच ऑफेंसिव, एट वन साइड दे वर वेरी मच डिफेंसिव। ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री को आप किस तरीके से देख रहे हो? क्या किया उस दिन हमने ऐसा कि हमने इतिहास रच दिया? Like I'm following hockey since 2010। उस टाइम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमेशा इंडिया को डोमिनेट, लाइक ड्यूरिंग 2010 कॉमनवेल्थ गेम फाइनल्स ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 8-0 हराया इन द फाइनल्स। उसके बाद 4 साल बाद दोनों फिर से फेस ऑफ किए इन ग्लासगो। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 4-0 हराया। दैट वाज अ बिग मार्जिन। फिर रिसेंटली हमने उनके अगेंस्ट 2022 इन कॉमनवेल्थ गेम फाइनल्स उन्होंने इंडिया को 7-0 हराया था। दैट्स अ बिग मार्जिन। अगर आप देखोगे तो 8-0, 7-0, 4-0। और अगर जो आपको टोक्यो ओलंपिक्स याद रहेगा ना, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 7-0 हराया था। क्योंकि इंडिया का वीकनेस है, क्योंकि इंडिया फिजिकल जो टीम फिजिकलिटी इंपोज करता है उसके अगेंस्ट सफर करता है, फिजिकलिटी और इंटेंसिटी। और ऑस्ट्रेलिया के पास टीम जिसके अगेंस्ट इंडिया अच्छा नहीं करती है, क्योंकि बेल्जियम फिजिकल बहुत बहुत अच्छा खेलती है। तो और बेल्जियम की अगर आप जी 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 इंटेंसिटी भी है, और वो बेल्जियम सकता है, टैक्टिकल अटैक कर सकता है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत सारा मैग्नीट्यूड रहता है। जैसे कि आपको इनके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो इंडिया के पुराने कोच थे ग्रैम रीड, वो ऑस्ट्रेलिया वे में खेलना चाहते थे। वो अपोनेंट को प्रेस करना चाहते थे, उनके कोर्ट में जाके बॉल स्नैच करके गोल। तो पूरा हाई इंटेंसिटी होता था 3 क्वार्टर तक, फिर 4th क्वार्टर तक एग्जॉस्ट हो जाते थे इंडिया।
तो ये इंडिया का गेम प्लान था, लेकिन थोड़ा हाई रिस्क रहता है, लेकिन तब भी इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता था, थोड़ा मार्जिन मार्जिन में जीता था ब्रॉन्ज अगेंस्ट जर्मनी। फिर उसके बाद आए केट फुलटन। इंडिया के पास जी बहुत सारे स्किल प्लेयर है, उनके अच्छे ड्रिबलर्स इंडिया के पास, अच्छे मिडफील्डर है, लेकिन बस हमारे डिफेंडर अच्छे नहीं है, क्योंकि हम हर बार कंसीड करते हैं। तो उन्होंने डिफेंस में फोकस किया और प्लेयर को अटैक करना हाँ सिखाया। जैसे कि जो आपने नोटिस किया होगा, हार्दिक सिंह, वो डिफेंस, हाँ जी वो पास बॉल लेने आते हैं, वो फिर बॉल को कैरी करते हैं। कैरी मीन्स अपने अपने हाफ से अपोनेंट हाफ के हाफ में ले जाते हैं और पास करते हैं, चांस करते हैं। हाँ और हार्दिक सिंह राइट अटैकर भी खेल सकते हैं, वाइड में भी खेल सकते हैं, चांस क्रिएटर भी, वो मल्टीपल रोल कर सकते हैं। फिर इंडिया के पास है मन, वो इंडिया के बेस्ट बेस्ट हाफ बैक, मेरे हिसाब से बेस्ट हाफ बैक है। वो अच्छा कैरी कर सकते हैं, मीन्स वही मैंने बताया था ना आपको, जी कैरिंग फ्रॉम अवर ओन हाफ टू अपोनेंट हाफ। वो अगर कोई ओपोनेंट्स। उन पे प्रेशर डालने आ, वो तभी उनके उनके अगेंस्ट ड्रिबल कर सकते हैं, वो उनके सामने क्रम्बल नहीं करते हैं। तो इंडिया के पास हरमनप्रीत भी हो गए, इंडिया के पास बहुत सारे प्लेयर जो अटैक कर सकते हैं। और आपने नोटिस किया होगा विवेक सागर, वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर है एट द मोमेंट, उनका ओलंपिक्स अच्छा किया है। अदरवाइज इंडिया के बेस्ट प्लेयर हार्दिक सिंह है इस बार, लेकिन विवेक सागर ने उनको ओवर शैडो किया इस ओलंपिक्स में। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। तो आपने बिल्डअप देखा होगा, क्योंकि इंडिया का गेम आयरलैंड के साथ अच्छा नहीं हुआ था, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन इंडिया ने 2-0 जीता। उसके बाद इंडिया ने बेल्जियम के साथ खेला था। बेल्जियम वॉज दुनिया की बेस्ट टीम है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो अटैक कर सकते हैं, उनके प्लेयर बहुत पूरा फ्लेक्सिबल हैं, उनके पास फिजिकल वो खेल कोई सकते हैं। फिजिकल खेल सकते हैं, डिफेंड अच्छा कर सकते हैं। उनके पास आर्चन वन डोरन है, आर्चन वन डोरन, कीना और ओनाना, ये तीन, और इनके कोर है फॉर फ्यूचर। ये एक अच्छा रोटेशन कर सकते हैं, इसकी वजह से बेल्जियम को हराना बहुत मुश्किल है। आपने बेल्जियम वर्सेस स्पेन देखा होगा ना, जिसमें स्पेन हम्म, स्पेन ने बहुत सफर किया बेल्जियम को हराने में। बेल्जियम चांस हाँ किया और लास्ट में बेल्जियम को पेनल्टी मिला, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर यस पाया, उसकी यस वजह से स्पेन प्रोग्रेस कर गया और बेल्जियम आउट। लेकिन ये रेस चांस होता है ना, जिसमें आप थोड़ा अच्छा नहीं खेल पाए और आपका अपन बहुत अच्छा खेल गया, इट डजंट मीन बेल्जियम इज अ बैड टीम, वो फ्यूचर में जीत सकते यस हैं दोबारा। फिर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं किया है। अगर आप उनका बिल्डअप देखोगे तो उन्होंने FIH प्रो लीग जीता है। अगर आप उनका पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, वो पावर हॉकी खेलते हैं, फिजिकल फिजिकल हो जाता है ये, फास्ट हॉकी खेलते हैं ये लोग, क्विक पासेस करते हैं, फ्लैंक चेंज करते हैं और ओपोनेंट को दौड़ाते रहते हैं, ओपोनेंट को साइकोलॉजिकल प्रेशर देते रहते हैं। जैसे जैसे कि प्रेसिंग, आपको प्रेसिंग का पैटर्न बताता हूँ। प्रेसिंग जैसे कि इसे अगर मैं पहले मैं आपको हॉकी के फंडामेंटल से बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं प्रेसिंग का मतलब ये होता है कि जो सेट ऑफ फील्डर्स, अटैकर्स और मिडफील्डर होते हैं, वो ओपोनेंट की ओर स्नैच करने जाते हैं, स्नैच में छीने जाते हैं। इसके दो रीजन होते हैं, इसमें आपको बॉल छीनना पड़ता है या आप उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हो। अगर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से वो गलत पासेस कर सकता है या थोड़ा ट्रम्बल कर सकता है इसकी वजह से। लेकिन प्रेसिंग के 3 टाइप्स होते हैं। एक फुल कोर्ट प्रेस होता है, जिसमें आप ओपोनेंट के हाफ में जाते हो, आप ओपोनेंट के हाफ में प्रेस करने जाते हो और उनसे बॉल छीनना चाहते हो और गोल करना चाहते हो। एक होता है हाफ कोर्ट प्रेस, जिसमें एक सेंट्रल लाइन होता है, आपने नोटिस किया होगा, जो हॉकी के दो दो हाफ होते हैं, इसमें एक जी बीच में जी सेंट्रल लाइन होता है। जी 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 उसमें आपको अपना हाफ में पैसे, अपना जोन बचा के रखना पड़ता है, ताकि ओपोनेंट के पास गैप नहीं मिले, पासिंग का गैप ना मिले और ओपोनेंट सफर करे बॉल को ले जाने में। इसको हाफ कोर्ट प्रेस कह सकते हो। उसके बाद होता है 3/4 प्रेस, उसमें आपको एक एक जगह को आइसोलेट करना पड़ता है। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड पे बॉल ले जाना मुश्किल हो जाता है।
तो ऑस्ट्रेलिया वैसी टीम जो फुल कोर्ट प्रेस करते, आपके हाफ में आके आपसे बॉल लेना चाहेगी। तो इसके तो आपने नोटिस किया होगा इंडिया ने पोजीशन रखा था उनके अगेंस्ट। अगर आप मैच तो ऑस्ट्रेलिया पूरा फुल कोर्ट प्रेस करने आया था, लेकिन हरमनप्रीत, अमित, रोहित दास, सुमित सुमित और जर्मनप्रीत, उन्होंने अच्छे से पोजीशन रखा था। वो नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉल जाए। उसके बाद इंडिया ने स्विच प्ले भी नहीं किया। स्विच प्ले का मतलब होता है कि आप हवा से, जैसे कि हरमनप्रीत से अब स्विच प्ले का मतलब ये होता है कि आप बॉल को लॉफ्ट करके फॉरवर्ड को पास दो डिफेंडर से। जैसे कि हरमनप्रीत, आपने नोटिस किया होगा, हरमनप्रीत मनदीप सिंह को एरियल पास देते हैं। इंडिया ने बस अपने पास बॉल रखा। मनप्रीत का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था इसमें, और हार्दिक सिंह थोड़ा आगे आगे होके खेल रहे थे। फिर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि ऑस्ट्रेलिया के नंबर, ऑस्ट्रेलिया के पास और टॉम विकहैम था। वो इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज कर रहे थे, क्योंकि वो इंडिया के सर्कल में आ रहे थे। और सुमित और अमित और रोहित दास उनको ट्रैक नहीं कर पाए थे। लेकिन पीआर सीडीएस ने अच्छा इंटरवेंशन किया के साथ। फिर इंडिया ने जर्मनप्रीत को सेंट्रली ले आए। वो इंडिया के बेस्ट सर्कल डिफेंडर है। फिर ऑस्ट्रेलिया सफर चांस क्रिएशन, और ऑस्ट्रेलिया अपने सारे अटैकर्स को पूरे इंडिया के हाफ में ले आए। इंडिया के पास स्पेस मिल गया था, जिसकी वजह से इंडिया के पास सेंट्रल एरिया में बहुत सारा स्पेस मिल गया था, जिसे इंडिया ने बहुत एक्सप्लॉइट किया। तो आपने नोटिस किया हो कि अभिषेक सिंह है, वो इंडिया के फास्टेस्ट स्प्रिंटर है। अगर आप उनको स्पेस दोगे तो वो आपको कर पाओगे। बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज ड्रिबल करते हैं, उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बहुत उनका बेस्ट गेम था। उन्होंने 2 चांस बनाया था इंडिया के लिए। उन्होंने फर्स्ट गोल भी किया था, और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में रखा था एकदम। उसके बाद हरमनप्रीत का भी अच्छा गेम गया था। उन्होंने, I don't remember the goal scorer of that game, लेकिन let me check. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। So are you understanding what I'm saying? हाँ, जी। So हम ग्रुप बी पे है। तो मैं देख रहे हो आप, या मैं अगला देख सवाल रहा। पूछूं? अच्छा, ठीक तो है। आप पूछ सकते हो ऑस्ट्रेलिया के इस गेम से रिलेटेड, पूछ सकते हो आप कि क्या क्या अच्छा गया था। आप पूछ सकते हाँ, नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ देखो। कि मतलब अगर जैसे हमारे एग्जाम्स में सवाल आता था कि 5 पॉइंटर्स बताएं कि भाई क्या क्या चीजें अच्छी रही। तो जैसे आपने सीधे तौर पर बताया कि हमने बॉल पोजीशन ज्यादा हाँ रखा अपने पास, और उनको जो उनकी ताकत पर हमने गेम नहीं चलने दिया। हाँ, पहली चीज तो ये क्योंकि हो गई। हाँ, और क्या रीजन है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा करने के? तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो इंटेंसिटी से आपको आउटक्लास करना चाहती है, और फिजिकलिटी को इम्पोज करना चाहती है। और इंडियन प्लेयर्स है वो उनके अगेंस्ट इतने वीक है, लेकिन तो आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है कि हम डिफेंस में ज्यादा फोकस करेंगे और उनका वीक एरिया को एक्सपोज करेंगे। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के मिडफील्ड को एक्सपोज किया था, क्योंकि जो गैप था, जो सेंट्रल एरिया में बहुत सारा गैप मिल गया था इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो हरमनप्रीत का भी अच्छा रोल था। उन्होंने गैप्स को मैक्सिमाइज किया। जो इंडियन के उसके बाद मनदीप सिंह है, उन्होंने अच्छा चांस क्रिएट किया था। तो इंडियन 4 क्वार्टर तक ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया, वो भी 10 बजे वाले गेम में, सुबह के 10 बजे वाले गेम में। दैट इज अ बिग थिंग। इंडिया ने
इंडिया आउटक्लास नहीं हुआ स्टैमिना के वाइज, दैट्स अ बिग थिंग। इंडिया इससे ये पता चलता है कि इंडिया के पास फिटनेस भी आ गया था टू कम्पीट विद ऑस्ट्रेलिया। फिर आप थर्ड देखो कि इंडिया ने मिडफील्ड डोमिनेट किया, उनके सेंट्रल स्पेस को डोमिनेट कर दिया था। यू वुड नेवर सी ऑस्ट्रेलिया मिडफील्ड। मनप्रीत सिंह ने किया, मनदीप सिंह ने एकदम मिडफील्ड एक्सप्लोर किया था। उसके बाद फोर्थ पॉइंटर है अभिषेक 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 उसको उनको ऑस्ट्रेलिया हैंडल ही नहीं कर पाए थे। जो ऑस्ट्रेलिया के ड्रैग प्लेयर है जेरेमी हेवर्ट्स, वो क्रम्बल कर गए थे उनके सामने। वो सब करते नहीं है लेकिन क्रम्बल कर गए थे। ये इससे आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस आ गया होगा मेंटालिटी शिफ्ट में। जो और फिफ्थ है केक फुलटन, उनका गेम मैच बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, ही इज द टॉप 2 बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो ओपोनेंट के हिसाब से टीम को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना, क्योंकि आपका आपका सबसे बेहतरीन डिफेंसिव प्लेयर आपके पास है नहीं अमित रोहिदास के रूप में। मैं सृजेश का कल एक इंटरव्यू देख रहा था, सृजेश कह रहे थे अगर रोहिदास रहता है तो मैं लेफ्ट साइड देखता भी नहीं हूँ, मेरे को लेफ्ट साइड फिर देखनी भी नहीं है क्योंकि वो संभाल लेगा। लेकिन अब अमित रोहिदास नहीं है, तो मेरे 2-3 सवाल हैं, सिर्फ अमित रोहिदास से जुड़े हुए मेरे 2-3 सवाल हैं। ठीक है एक ये है कि रोहिदास नहीं है तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी किस तरीके से बदलेगी, आप उनसे उनकी जगह पर क्या किसी को लेकर आओगे, या विद इन टीम में आप बोलोगे कि शायद जर्मन सेंटर में आ जाए, पीआर सृजेश का रोल थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाए, या आप सुमित को किस तरीके से लाइन अप करोगे, मतलब आप कैसे अपनी डिफेंसिव लाइन को कैसे सेटअप करोगे। और रोहिदास का रहने का मतलब ये भी होता है कि आपके पास जो फर्स्ट रशर है वो भी जा चुका है, तो क्या उसकी जगह पर क्या आप मनप्रीत को आता हुआ देख रहे हो, या मतलब वहां पर जगह कौन लेगा, रशर की भूमिका में कौन रहने वाला है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसको थोड़ा सा हमें बताइए कि अमित रोहिदास का ना होना, पहली चीज डिफेंसिव आपकी लाइनअप कैसे बदलेगी, और दूसरी चीज रशर की भूमिका में कौन आएगा। सबसे पहले अमित रोहिदास इज द वाइटल कॉग ऑफ इंडिया। वो इंडिया के बेस्ट पासर है, वो जोन में अच्छा डिफेंड करते हैं, पूरे दब के लगा के जोर लगा के डिफेंड करते हैं, अच्छा स्प्रिंट भी डालते हैं। उनको उनका वर्क थोड़ा फील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो अच्छा पासेस भी दे सकते हैं, और अच्छा फर्स्ट रशर वो इंटेंसिटी के दौड़ते हैं और पेनल्टी कॉर्नर को ब्लॉक करते हैं, तो उनकी जगह को फिल करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप देखो इंडिया के पास और 4 डिफेंडर रहते हैं, हरमनप्रीत रहता है, सुमित रहता है, जर्मनप्रीत रहता है, उसके बाद इंडिया के पास जर्मनप्रीत और संजय। तो जब अगर अब रोहिदास चले गए हैं तो आपको जर्मनप्रीत को सेंट्रली शिफ्ट करना पड़ेगा। वो इंडिया के बेस्ट डिफेंडर है सर्कल में, वो अच्छा रीड करते हैं बॉल को, वहां पे अच्छा इंटरसेप्ट करते हैं और अच्छा कैरी भी करते हैं। कैरी मींस अपने हाफ से अच्छा लेफ्ट साइड कौन आएगा, लेफ्ट साइड कौन आएगा? लेफ्ट साइड संजय का आपको संजय को खिलाना पड़ेगा। हाँ। संजय अच्छा स्पेंड करते हैं, उनके पास अच्छी एनर्जी है और वो अच्छा ड्रिबल करते हैं और रिस्की पासेस भी देते हैं, ओवरहिट करते हैं वो, तो वो ओवरलैप अच्छा बहुत अच्छा करते हैं। तो वो संजय और अभिषेक राइट फ्लैंक में। लेकिन इंडिया को रोटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि रोटेशन तो आप 4 खिलाओगे, 3 खिलाओगे, एक तरफ बीच में जर्मन होंगे, एक तरफ लेफ्ट साइड जो है वो आपके संजय खेलेंगे, सुमित तो, और राइट साइड आपने बताया, तो क्या आप 3 के साथ जाओगे या बैक 4 करोगे, क्योंकि रोहिदास के ना रहने से क्या आप अपने डिफेंस को थोड़ा और मजबूत करना चाहोगे, या फिर आप थोड़ा सा अपने जो सर्कल होगा उसमें आप चाहे मनदीप को बोलोगे कि आपको थोड़ा सा पीछे खेलना पड़ेगा, किस तरीके से करोगे चीजों को? देखो इंडिया में खेलते हैं लेकिन रोटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि रोटेशन मींस हर 5 मिनट में आपको प्लेयर फील्ड को लीव करते हैं, उनकी जगह को दूसरे प्लेयर्स आते हैं, तो मींस इसका मतलब हो गया कि कुछ प्लेयर को ओवरस्टे करना पड़ेगा। कौन कौन कर सकता है? सुमित कर सकते हैं, जर्मनप्रीत कर सकते हैं और हरमनप्रीत को करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया के पेनल्टी
अगर वो नहीं देंगे तो गोल नहीं आएगा पेनल्टी कॉर्नर से। तो इसमें थोड़ा बर्डन क्रिएट हो सकता है 4 क्वार्टर के हिसाब से। गेम मैच में जा सकता है। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव देखोगे तो इंडिया के पास है मनप्रीत सिंह। वो इंडिया के बेस्ट मिडफील्डर है। वो बॉल को कैरी कर सकते हैं, वो अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं, वो अच्छा पोजीशन कर सकते हैं सेंटर बैक में। और उनका आई थिंक ही इज अंडररेटेड एज अ डिफेंडर। वो सर्कल में अच्छा डिफेंडिंग करते हैं। अगर आप उनको वो पोजीशन दे दो तो वो इंडिया के बेस्ट डिफेंडर बन सकते हैं। पोजीशन में खिला सकते हैं इंडिया। दैट मीन्स इंडिया को शमशेर खिलाना पड़ेगा मिडफील्ड में, और विवेक। और इंडिया को वाइट साइड में हार्दिक सिंह खिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा बस प्रॉब्लम होगा गेम मैनेजमेंट का, क्योंकि रोटेशन होता है, प्लेयर्स फील्ड छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना प्ले, तो थोड़ा वो ड्रिंक्स ब्रेक के लिए फील्ड छोड़ देते हैं। तो आपको उस टाइम के लिए गेम कैसे मैनेज कर सकते हो? तो उसके लिए आपको जो विवेक सागर है उनको पीछे लाना पड़ेगा। ही इज अ गुड फील्डर। आप उनको डिफेंडर बनाना पड़ेगा। मनप्रीत सिंह को आपको डिफेंडर बनाना पड़ेगा। और हार्दिक सिंह है, उनको थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा थोड़ा पीछे, जिससे इंडिया का डिफेंसिव स्ट्रक्चर अच्छा रहे। और आपको गुरजंत सिंह है, वो अच्छा प्रेसिंग एजेंट है। वो अच्छा ब्लॉक करते हैं, बॉल को जाने नहीं देते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी इज अ वेरी स्ट्रांग टीम। वो उनको आप काउंटर प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जी, जर्मनी की अगर हम ताकतों की बात करें, आपको क्या लग रहा है कि हमें 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 किन एरियाज पर काम करना है और हमें किस तरह की हॉकी खेलनी पड़ेगी? देखो, डिफेंसिव लीग तो हमें थोड़ा सा सेफ गार्ड करना पड़ेगा रोहिदास के ना रहने की वजह से। हमें थोड़ा सा उसको ज्यादा पैम्पर करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। लेकिन आगे भी तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या हमारी स्ट्रैटेजी यही होगी कि जैसे हमने ग्रेट ब्रिटेन वाला गेम देखा कि लेट्स टेक दिस गेम टू दी पेनल्टी शूटआउट ले जाना हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज रहेगी, क्योंकि वहां पर हमारे पास ज्यादा चांस रहेगा रादर देन विनिंग इट इन 4 क्वार्टर्स। क्योंकि 4 क्वार्टर्स में अगर आप जीतने के लिए जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा अपने डिफेंस को खोल दो, और वहां पर जर्मनी विदाउट अ डाउट, चाहे आप पेनल्टी स्ट्रोक्स देख लो, चाहे आप उनका, जैसा आपने प्रेसिंग का गेम कहा, चाहे आप काउंटर अटैक्स पे देख लो, आपको बहुत मुश्किल है उनको पीछे छोड़ना। तो आप क्या क्या रहने वाली है स्ट्रैटेजी? विल यू गो ऑफेंसिव अगेंस्ट देम, और यू विल ट्राई कि बॉस लेट्स टेक दिस गेम टू पेनल्टी शूटआउट में हमारे पास पीआर श्रीजेश है, जिसके मैं कल डेटा देख रहा था, 24 उसने पेनल्टी शूटआउट अटेंड किए, जिसमें से 24 या 23 किए, जिसमें से 13 या 14 उसने जितवाए हैं इंडिया को। और प्लस इस करंट फॉर्म, लास्ट टाइम ऑल्सो जर्मनी के अगेंस्ट आपको याद होगा ब्रॉन्ज मेडल कैसे आया था, अगेन ही वाज द सेफ गार्ड। और यहां पर भी अभी जो उसका करंट फॉर्म चल रहा है, सो आप कैसे देख रहे हो? कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी? ऑफेंसिव, या लेट दिस गेम लेट दिस गेम ड्रैग टू पेनल्टी शूटआउट? अगर आप देखोगे तो हमें अपोनेंट के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। लाइक आपको बॉल रिटेन करना पड़ता है ताकि वो प्रेस ना करे हमें, क्योंकि जो यूरोपियन टीम होती है वो प्रेस ज्यादा नहीं करती है। वो शेप मेंटेन करते हैं। शेप मींस डिफेंसिव शेप। वो अपनी लाइन को छोड़ते नहीं है, और पूरा डिसिप्लिन में रहते हैं। तो उनके सामने बॉल अच्छे से रखना पड़ता है, और आप उनको बॉल दे नहीं सकते, क्योंकि अगर बॉल दोगे तो वो चांस क्रिएट करेंगे बहुत। अगर हम जर्मनी को अप्रोच करेंगे, जर्मनी इज अ वेरी स्ट्रांग टीम अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक दे आर सेकंड बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो बेल्जियम के पास फिजिकलिटी है। जर्मनी अडेप्ट कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन उनके पास इंटेंसिटी इतना नहीं है। दे आर वेरी स्लो एज कंपेयर टू बिग थ्री। बिग थ्री अकॉर्डिंग टू मी इज बेल्जियम, नेदरलैंड एंड जर्मनी। तो जर्मनी इतना पेसी टीम नहीं है, तो उनके अगेंस्ट इंडिया अडेप्ट कर सकता है। तो आप लास्ट 3 गेम्स में जो ग्रेट ब्रिटेन ने उनको प्रेस किया था, लेकिन उनसे बॉल स्नैच नहीं कर पा रहे थे। उनके हाफ में दौड़ रहे थे, लेकिन स्नैच नहीं कर पा रहे थे जर्मनी, क्योंकि जर्मनी अच्छे ऑन द बॉल बहुत अच्छे हैं। आप बॉल स्नैच नहीं कर सकते इतने आसानी से। और अगर आप उनको
तो वो ब्रीच कर लेंगे, लाइन को ब्रीच कर देंगे, और उनका मिडफील्ड बहुत बेस्ट है। अगर आपने नोटिस किया होगा, टॉम ग्रैमबुश, जर्सी नंबर 15, वो मिडफील्ड और डिफेंस में भी खेल सकते हैं, मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। और दोगे तो वो लाइन ब्रेकिंग पास देंगे टू टू निकोलस वेलन। और आपको पता होगा निकोलस वेलन वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर है एट द मोमेंट, क्योंकि जब उनके पास बॉल आता है तो वो कहीं से भी चांस क्रिएट कर सकते हैं। वो ऑपरेट वाइट साइड से ऑपरेट करते हैं, वो वाइट साइड से अपने वाइट साइड से मैन्युफैक्चर करते हैं मूव अपना, वहां से वो अपने चांस क्रिएट करते हैं, वहां से वो क्रिस्टोफर रूड को पास कर सकते हैं, जो जर्सी नंबर 17 है, उनका जर्सी नंबर 17 है, वो थियो हाइंड्रिच को पास कर सकते हैं, वो भी अच्छे फिनिशर बॉक्स में। और जो जो निकोलस वेलन की बात कर रहा हूँ, वो उनका उनका हॉकी आईक्यू बहुत बहुत अच्छा है। वो कहीं से भी वो कहीं अगर इसलिए सुमित वर्सेस निकोलस वेलन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैचअप हो जाता है। सुमित के पास पेस है और निकोलस वेलन, तो सुमित को ट्रैक करना चाहिए, सुमित और जर्मन पीट को कंबाइन करके ट्रैक करना चाहिए। जर्मन पीट को क्रिस्टोफर रूड को मार्क कर सुमित को 1-on-1 निकोलस वेलन के साथ ड्यूल जीतना चाहिए, क्योंकि यही चांस है। निकोलस वेलन कहीं से भी चांस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करें पर हम क्या करें? हम ऑफेंसिव जाएं, डिफेंसिव रहें, क्या करें हम? इंडिया को थोड़ा प्रैग्मेटिक होना चाहिए, डिफेंसिव नहीं, और डिफेंसिव ज्यादा इतना डिफेंसिव भी नहीं होना चाहिए इंडिया को। इंडिया को थोड़ा गेम को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी आपको ज्यादा बॉल नहीं देगा, तो पास मेंटेन करना चाहिए इंडिया को। इंडिया के पास है मनदीप सिंह, जो इंडिया के बेस्ट ड्रिबलर है। वो दूसरों के लिए स्पेस बना देते हैं, ड्रिबलिंग स्पेस। आप उनको 3v1 में घेरोगे, मींस 3v1 में, तो तब भी आपको गोल जिता देंगे और चांस क्रिएट करके एक वर्ल्ड क्लास गोल दिला देंगे। आपने 21 टोक्यो ओलंपिक्स देखा होगा, इंडिया का फर्स्ट गोल मनदीप सिंह ने एक अच्छा वर्ल्ड क्लास गोल किया था अगेंस्ट बेल्जियम, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया जीत नहीं पाया। मनदीप सिंह का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है इस मूवमेंट में, क्योंकि इंडिया के लिए वो अच्छा वर्क रेट देते हैं, वो इंडिया के अटैकिंग सर्कल, वो स्पेस क्रिएट करते हैं अभिषेक और ललित के लिए, उनका रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद मिडफील्ड जीतना जरूरी है इंडिया को। इट विल बी मनप्रीत हार्दिक एंड विवेक वर्सेस थॉमस ग्रैमबुश, मार्टिन जुइकर, जसी और मैथियस मुलर। उनके साथ ड्यूल जीतना जरूरी है। आप उनको हम स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि दे कैन ओपन यू अप। अगर आप उनको बॉल दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो जर्मनी है, जो व्हाइट साइड से अच्छा व्हाइट साइड से बहुत चांसेस क्रिएट कर सकता है। उनके पास निकोलस वेलन है, बस निकोलस वेलन क्रिस्टोफर रूड बॉक्स में रहते हैं, सर्कल में रहते हैं, और वो अपने पोजीशन मेंटेन करते हैं, तो आप उनको स्पेस नहीं दे सकते। तो जाता है संजय और जर्मनप्रीत का रोटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मनप्रीत को सेंटर बैक में भी आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है रोटेशन में। तो मनप्रीत वर्सेस हरमनप्रीत विल बी क्रूशियल फॉर इंडिया। इसके बाद जो हरमनप्रीत है, उनको थोड़ा आगे भी आना पड़ेगा, तो दैट मींस मनप्रीत को थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा विद सुमित एंड जर्मनप्रीत। तो अगर हरमनप्रीत आगे आते तो वो क्या कहते हैं, ऐसे स्विच प्ले कर सकते हैं, वो स्विच प्ले करेंगे। ठीक है, एक तो न्यूमेरिकल सपोर्ट मिलता है ऊपर, आगे आपको न्यूमेरिकल सपोर्ट मिल जाएगा। न्यूमेरिकल सपोर्ट मींस आपके टीममेट से जो उनके सर्कल में वो ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ज्यादा हो जाएंगे, आप उनको आउट नंबर कर सकते हो, क्योंकि हरमनप्रीत अच्छे ड्रिबलर भी है, अच्छे पास,
और वो अच्छा, अगर आप उनके सर्कल में चले जाएंगे तो वो अच्छा चांस भी क्रिएट कर देंगे। तो अगर अगर हरमनप्रीत आगे जाते तो इंडिया का फायदा होगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू फॉर मनप्रीत टू सेट बैक, उनके साथ सुमित को रहना भी जरूरी है। एंड जर्मनप्रीत जो राइट राइट बैक है, उनको भी आगे आना जरूरी है, क्योंकि वो उनका वर्क रेट बहुत अच्छा रहता है। वो आगे से पीछे अच्छा वर्क रेट देते हैं और अच्छा ड्रिबलिंग कर सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, ठीक। इट विल कम डाउन टू मार्जिन। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स क्रिएट अ स्टार्टिंग 11 जो अमूमन तौर पर हाँ। होती है, क्या रहेगी आपकी स्टार्टिंग 11? ऑब्वियसली पीआर श्रीजेश तो एक नाम है जिसपे हमें चर्चा नहीं करनी है, लेकिन हाँ। देन आफ्टर दैट पीआर श्रीजेश आपको एक नाम डिफेंस लाइन अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखो, ऑन द लेफ्ट साइड आई विल फ्रॉम प्ले लेफ्ट टू राइट। सुमित, इंडिया के फास्टेस्ट डिफेंडर है। वो अच्छा वर्क रेट देते हैं। उसके बाद आप उसके बाद दो सेंट्रल बैक का नाम आएगा। वन इज हरमनप्रीत, जो इंडिया के बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर है। अगर आप उनको बॉल देते हो तो वो अच्छा प्ले देंगे। वो अच्छा ड्रिबल भी करते हैं और वो अच्छे बॉल प्लेइंग डिफेंडर भी है। उसके बाद आता है जर्मनप्रीत। वो थोड़ा क्या कह सकते हैं, वो थोड़ा क्या कहते हैं, सर्कल का आप स्टॉप कह गैप सकते हो, सोल्यूशन है सर्कल के उसको। डिफेंडर है। स्टॉप गैप सोल्यूशन है अभी के लिए, इस गेम के लिए स्टॉप गैप सोल्यूशन है, खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया के सर्कल में अच्छे डिफेंडर है। फिर ऑन द राइट साइड आपको संजय को खिलाना पड़ेगा, जो जो यंग है, वो अच्छा ड्रिबल फील्डर्स है और अच्छा ड्रिबलर भी है। आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। उसके बाद आप मिडफील्ड में आओगे, तो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर में हार्दिक सिंह होते हैं। वो हरमन वो ड्रॉप करते हैं। वो हरमनप्रीत के पास आते हैं, बॉल लेते हैं, फिर बॉल को अपने हाफ से अपोनेंट हाफ पे कैरी करते हैं, बॉल ले जाते हैं। फिर वहां से वो विवेक और मनप्रीत को पास दे सकते हैं। उसके बाद मिडफील्ड में ऑप्शन होता है मनप्रीत और विवेक आर ऑब्वियस ऑप्शन। फिर आप फ्रंट थ्री देखोगे। ऑन द राइट साइड आई विल प्ले अभिषेक, क्योंकि जर्मनी है, वो हमें प्रेस करने आएगा। तो इस तो उसकी वजह से हमें अभिषेक का एक्सीलरेशन जरूरी ऑन द राइट साइड। वो अच्छा किसी को भी आउट पेस कर सकते हैं, और वो डायनेमिक है। वो उनका स्टिक बहुत तेज तेज मूव करता है, और वो कुछ सेकंड में फ्लैश की तरह दौड़ सकते हैं। वो उसके बाद फिर सेंट्रली मैं लूंगा मनदीप सिंह को। वो इंडिया के फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस है, और कोई भी टैक्टिक्स में अडेप्ट कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट इट कैन बी ललित उपाध्याय। वो भी अच्छे ड्रिबलर है, अच्छा चांस क्रिएट करते हैं ऑन द लेफ्ट। आप उसके बाद आप रोटेट कर सकते हो, सुखजीत के साथ रोटेट कर सकते हो लेफ्ट साइड में। सुखजीत अच्छा कैरी करते हैं, अच्छा ड्रिबलर भी है बॉक्स सर्कल के अंदर। तो इट विल कम डाउन टू एन एग्जीक्यूशन। उसके बाद रोटेशन होगा। तो इंडिया के पास ऑन द रोटेशन शमशेर सिंह है। वो अच्छे ड्रिबलर है, क्लोज आप क्लोज क्लोज रीजन में अच्छा ड्रिबल कर सकते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं वो। लेकिन थोड़ा वो पैनिक कर सकते हैं, वो अलग बात है। इंडिया के बेस्ट ड्रिबलर है ऑन द क्लोज कंट्रोल। उसके बाद रोटेशन तो हम हो गई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जर्मनी से हम किस किस पहलू पे हम ऊपर हैं, जर्मनी से आप कुछ ऐसा बता पाओगे जो जहां आप बोल सको कि यार जर्मनी को हम यहाँ ये क्वालिटी हमारी जर्मनी से बेहतर है? जर्मनी, एक तो इंडिया के पास क्रैक फुलटन है। वो अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो ओपोनेंट के हिसाब से टीम को प्रिपेयर करते हैं और अपने अपने टीममेट्स को अडेप्ट करवाते हैं। इंडिया के पास है हार्दिक सिंह, विवेक सागर और मनप्रीत सिंह। इंडिया के पास फास्टेस्ट स्प्रिंटर एज कंपेयर टू जर्मनी। तो वी कैन स्कोर ऑन ट्रांजिशन। तो उसमें फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडफील्ड को डोमिनेट करना। जर्मनी के पास बेटर, इंडिया से वी हैव पेस। इट इज अ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन तो यही है। उसके बाद है क्वालिटी मिडफील्ड में वी हैव द पेस बट दे हैव द क्वालिटी। हाँ, क्योंकि वो अगर जब उनके पास बॉल रहता है तो स्नैच करना मुश्किल हो जाता है। वो अच्छा गेम रीड करते हैं,
तो उनके तो उनके हाथ में बॉल ले जाना मुश्किल होता है। अगर आप We have the better goalkeeper also. it's 50-50 but PR Sujesh is better। Yeah, Sujesh is better. हाँ चलिए ठीक है। लेकिन जर्मनी एक क्लास जी कहिए। यार फीवर पॉइंट्स, जैसे कि इंडिया ने लास्ट टोक्यो ओलंपिक से जर्मनी को 5 बार हराया और रिसेंटली एक बार हारे हैं 3-2, वो भी क्लोज गेम था। तो डिफीटिंग 5 टाइम्स मींस अ लॉट। अगर आप इंडिया और जर्मनी का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हो 2014 से, मैं 2014 का टाइम पीरियड हॉकी का रूल्स चेंज हो गया था। पहले हॉकी का हाफ 35 मिनट्स का हाफ होता था पहले, अभी क्वार्टर 15 मिनट्स का क्वार्टर रूल हो गया है। तब से इंडिया का रिकॉर्ड जर्मनी से बहुत अच्छा है। 5 गेम्स जीता है, लास्ट 6 में से 5 जीता है। इट डजंट मीन अ लॉट, लेकिन ये एफआईएच प्रो लीग में ही हारे थे शायद, हम एक गेम अभी हारे थे एफआईएच में, रिसेंटली हारे थे 3-2 हारे थे, लेकिन वो क्लोज गेम था। यस क्लोज गेम लेकिन था। जर्मनी का इंटेंसिटी इंडिया को सूट करता है, क्योंकि नहीं है वो ज्यादा पेसी नहीं है बेल्जियम की तरह, या फिजिकल इंपोज करते हैं, तो दैट्स डिफिकल्ट। फिर उसके बाद हेड टू हेड डजंट मीन अ लॉट, लेकिन ये इंडिया को साइकोलॉजिकल एज देता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा क्योंकि इंडिया ने 19 कब टाइम पीरियड कितना था, 1970s के बाद हराया था ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी फिजिकल टीम, और रियली इंडियन उनके अगेंस्ट जीतता है। इट वाज अ हिस्टोरिक विन अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद इंडिया के रिकॉर्ड बेल्जियम के अगेंस्ट भी रहे, क्योंकि बेल्जियम लास्ट टाइम इंडिया ने 2019 प्रो लीग में हराया था 2-1। इट्स अ रेयर सेट अगेंस्ट बिग थ्री, लेकिन इंडिया का रिकॉर्ड जर्मनी के साथ बहुत अच्छा है। यस उन्होंने लास्ट 6 में से 5 जीता है, इफ यू इंक्लूड 6 आउट ऑफ 7। लेकिन इट डजंट मीन अ लॉट, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डिपेंड करता है, क्योंकि ये बड़ा गेम है, तो जर्मनी भी मोटिवेट होगा। उनके पास मिडफील्डर है, उनके पास ड्रैग फ्लिक में भी ऑप्शन है। उनके ड्रैग फ्लिकर थॉम ग्रैम्बुश, गोंजालो पेलियाट, जो अर्जेंटीना से आए हैं। आपने 2016 ओलंपिक्स देखा होगा ना, जिसमें गोंजालो पेलियाट अर्जेंटीना के लिए खेलते थे और उन्होंने 11 गोल किया था। 11 गोल पेनल्टी कॉर्नर से किया था। हाँ, उन्होंने वो अर्जेंटीना को गोल जिता दिया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस 1984 नॉन यूरोपियन जीता है इन द ओलंपिक्स। इट्स अ बिग अचीवमेंट। लास्ट में आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करोगे कुछ की क्या स्कोर लाइन हो सकती है? थ्योरेटिकली बता सकता हूँ, थोड़ा मैं pragmatic, like it can be high scoring game, it can be high scoring game, 3-4 हो सकता है, 3-4 क्लोज गेम हो सकता है, क्योंकि दोनों टीम एकदम नेक टू नेक है। जर्मनी के पास पेनल्टी कॉर्नर में बहुत सारे ऑप्शन है। उनके पास गोंजालो पेलियाट है, थॉमस ग्रैम्बुश है। इंडिया के पास हरमनप्रीत है, लेकिन इंडिया के पास बेटर ड्रिबलर भी है, मनदीप सिंह है। लेकिन जर्मनी के पास निकोलस वेलन है, जो अच्छे ड्रिबलर भी है, क्लोज कंट्रोल उनका अच्छा है, और उनके पास थॉमस प्रिंस भी है, प्रिंस है, खेलता है बॉक्स में। अगर आप उनको छोटा सा स्पेस दे दोगे ना, वो ड्रिबल करके आ जाएंगे और गोल कर देंगे, तो इट विल बी क्लोज गेम, क्योंकि इंडिया इज नॉट नोन फॉर डिफेंसिव परफॉर्मेंस। बट आई होप इट इज इंडिया। आई होप इट्स इंडिया। नहीं मतलब दिमाग भी कह रहा है या सिर्फ दिल कह रहा है? क्योंकि दिल तो सबका इंडिया कहेगा, लेकिन दिमाग कह रहा है इंडिया की नहीं कह रहा है। Tactically, I'm a fan of tactics at the moment. तो मैं टैक्टिक का फैन हूँ, क्योंकि जो एंडी हेनिंग है, हमारे फुलटन साहब की रहने वाली है, जो जर्मनी के कोच है एंडी हेनिंग, वो मेरे फेवरेट कोच है, क्योंकि वो हर फेज के हिसाब से अटैक कर सकते हैं। और उसके बाद टेक फुलटन है, वो भी हर फेज के हिसाब से अटैक कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से टीम को प्रिपेयर करते हैं। तो इट विल बी क्लोज गेम।
जब एक फुटेड इंडियन के कोच थे तो इंडिया ने जर्मनी को 6-3 हराया था। तो अगर ऐसे स्कोर लाइन हो सकता है तो इट विल बी मैसिव। मैं आपको एक स्टैट्स देना चाहता हूँ। सिंस 2014 इंडिया ने मेजर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल नहीं जीता है, दैट इज एशिया एंड काउंटेबल गेम। ये भी इंडिया के दिमाग में रहेगा। 2014 से नहीं जीता है क्योंकि आपको याद होगा 2014 में इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में हार गया था 4-3। उसके बाद इंडिया रायपुर में बेल्जियम से हार गया था। उसके बाद इंडिया से भुवनेश्वर में हार गया था, कलिंगा। और इंडिया फिर उसके बाद बेल्जियम से 5-2 ओलंपिक्स में हार गया था। इंडिया हैज नेवर वन अ सेमीफाइनल इन अ बिग गेम इन एफआईएस टूर्नामेंट। ये भी इंडिया के दिमाग में रहेगा। अगर जीत जाते हैं तो फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2000 an Asian team will compete in in 2000। में ही शायद हमने, मेरे हिसाब से लास्ट टाइम मेडल जीता था जो इंचियोन में हम जीते थे शायद। आई थिंक इंडिया 1980s में गोल्ड मेडल जीता था। दैट वाज द लास्ट टाइम इंडिया वन अ मेडल। उसके बाद इंडिया 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया। उसके बीच में पाकिस्तान ने 1984 में गोल्ड मेडल जीता था। फिर 2000 was the last time when Asian team was in the final। उसमें साउथ कोरिया नीदरलैंड से पेनल्टी शूटआउट में हार गया था। तो इट कुड बी अ पोएटिक। अगर आप देखोगे, अगर इंडिया जर्मनी को हरा दे, इंडिया कुड पॉसिबली फेस नीदरलैंड्स। और अगर गेम पेनल्टी शूटआउट में चले जाते तो इंडिया कैन विन इट। इट कुड बी पोएटिक ना। 2000 में एशियन टीम हार गई थी और 2024 में इंडिया ने नीदरलैंड को हरा दिया। बट वन गेम एट अ टाइम। कल हमें जर्मनी को हराना है। जी जी जी। Let's not think too far ahead। चलिए, थैंक यू सो मच। या हमें क्यों देखना है, अभी पहले एक गेम देखते हैं, पहले अपना पहला एक मेडल पक्का करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड कवरेज। और थैंक यू। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है कल। टैक्टिकल मास्टर क्लास किसकी काम आती है। ये दोनों कोच जब आमने सामने होंगे तो मुझे 2022 का याद आ रहा है, चैंपियंस लीग का फाइनल जिसमें थॉमस टुकेल और पेप ग्वार्डियोला आमने सामने थे। बड़ी वो भी एक तरह की टेक्निकल मास्टर क्लास थी, जो बड़ा मजा आया था। उसको चेल्सी जीत गई थी मैन सिटी के अगेंस्ट। बट चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग इन। और उम्मीद करता हूँ इंडिया के फेवर में रिजल्ट आए। आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी और ट्विटर पे आपको मैसेज करता रहूंगा, जहां पर भी कंफ्यूजन हो आप क्लियर करते रहना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। रोहित। थैंक यू।